हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल्स, है ना। तो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था, है ना। ये तो पूरा ही हो गया था, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, पूरा मैंने इसको क्लियर कर दिया था आपको। सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो अपन कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। अच्छा, इसका जो बी क्वेश्चन था ये आपका होमवर्क था पूरा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को दिया था। इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन में निकालना था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना। हम पोटेंशियल निकाल चुके थे V इज इक्वल टू 180 वोल्ट, ये तो हम ए पार्ट में निकाल चुके थे। इसने ये पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो अपन ये निकाल चुके थे। नेक्स्ट उसने पूछा कैपेसिटेंस C, है ना। तो अब आपको पता है ना कैपेसिटेंस C कैसे निकलेगा। हम ये जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। हमें क्या चाहिए, C चाहिए। Q कितना है 360, है ना, इंटू 10⁻⁻ कितना है -6, है ना। और V हमें हमारा कितना निकला 180। तो आप इसे कैलकुलेट कर लो, तो कितना होएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, है ना। क्योंकि 18 दूनी 36 हो गया ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको 2 माइक्रो फैरड लिख सकते हो, ठीक है। तो आप उसको माइक्रो में कन्वर्ट, कई बार ऐसे आ जाता है पेपर में कि कैपेसिटेंस निकालो माइक्रो फैरड की ही फॉर्म में निकालो, मतलब वो यूनिट बता देगा आपको कि उसी फॉर्म में निकालना है। तो आप पहले फैरड में निकाल लो, फिर उसको कन्वर्ट कर लो माइक्रो फैरड में। समझ में आ गई। तो वो जिसमें भी आपसे पूछे आपको उसमें निकालना है। सपोज करो आपसे कहेगी भाई वो मिली फैरड में निकालो, ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से लास्ट में पावर 10⁻³ रखनी है। अगर आपसे कोई कहे कि इसी को मिली फैरड में कैसे लिखेंगे, तो देखो मिली में होती है 10⁻³ होती है। 10⁻³ कितनी होती है -3 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगी इसमें से 10⁻³ अलग कर लूँगी, 10⁻³ को अलग कर लूँगी। अब ये 2 इंटू 10⁻³ का मतलब क्या है 2/1000 इंटू 10⁻³, यही तो है। 10⁻³ ऊपर है तो नीचे लेके आऊँगी तो 1000 से तो डिवाइड करूँगी। ये कितना होगा 0.002, है ना। और 10⁻³ को मिली लिख सकते हैं, मिली फैरड। तो कोई भी आंसर हो उसको आप किसी भी यूनिट में निकाल सकते हो। समझ में आ गई। तो इसको हम कह सकते हैं 0.002 मिली फैरड या 2 माइक्रो फैरड। तो माइक्रो फैरड में पूछा है तो माइक्रो फैरड में निकाल दो, मिली में पूछा है मिली में निकाल दो, नैनो में पूछा है नैनो में निकाल दो, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसको नैनो में निकालो, तो नैनो में निकालने के लिए हमें पता है 1 नैनो जो है 10⁻⁹ होता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है -6 है, तो मुझे 10⁻³ से ऊपर और 10⁻³ से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गई। तो ये 6 और ये -6 और -3 मिलकर 10⁻⁹ बन गए। अब ये जो 2/10⁻³ है इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये कितना बन जाएगा 2000 नहीं बन जाएगा क्या। ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻³ पॉजिटिव में हो जाएगा, मतलब 2000 और -6 -3 -9, तो हम इसको लिख सकते हैं नैनो फैरड, है ना। तो ये जो आंसर आया मेरा फैरड में तो ये है, माइक्रो फैरड में ये है, मिली फैरड में ये है और नैनो फैरड में ये है, यानी कि 2000 नैनो फैरड या 2000 नैनो फैरड। समझ में आ गए। तो अब वो देखो आप ही के ऊपर है, बस आपको यही पता होना चाहिए कि नैनो फैरड कितना होता है, पीको फैरड कितना होता है, माइक्रो फैरड कितना होता है, मिली फैरड, ये सब मैं बता चुकी हूँ। आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। समझ में आ गई। सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं है, कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। न्यूमेरिकल में वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन था कि चार्ज व्हेन द पोटेंशियल, है ना, चार्ज फाइंड आउट करना था। फाइंड चार्ज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। अगर 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तो चार्ज कितना होगा, है ना। तो हम Q और Q' काम में ले चुके थे, है ना। अब हमें क्या निकालना रहेगा Q', ठीक है। हम Q नहीं लिख सकते, Q' नहीं लिख सकते, क्योंकि Q तो उसने दे रखा है 360। Q' कितना है, जब उसने वोल्टेज को घटा दिया था तो चार्ज कितना चेंज आया था वो हमें पता है, कितना था 120 माइक्रो कूलाम था, ठीक है। अब ये Q'' होगा, ये कब होगा जब आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया। अब देखो C आपको पता है, C कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 निकाला है ना हमने पिछले उसमें, 2 इंटू 10⁻⁻6 वो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। कैलकुलेट कर लो 180 और 120 कितने हो गए 300, है ना। और ये कितना हो गया 600, 300 इंटू 2 600 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना हो गया। इसको मैं 600 माइक्रो कूलाम भी लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि 600 10⁻⁻6 क्या हो गया माइक्रो, है ना। तो ये 600 माइक्रो कूलाम भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम, क्योंकि ये 2 जीरो जो है वो इसमें से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, करेंगे कि नहीं भाई। 10⁻² है 10 इसका मतलब क्या है 10⁻², है ना। 10⁻² इंटू 10⁻⁻6, तो 2 -6 -4 ही तो आएगा तो लिख सकते हैं अपन ऐसे, ठीक है। तो आना चाहिए इतना आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, है ना, फॉर्म्ड बाय अ सर्कुलर प्लेट,
है ना, उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर फ्रॉम ईच अदर, है ना। मतलब ये है कि दो प्लेट्स हैं पैरेलल, वो एक दूसरे से स्मॉल डी डिस्टेंस, और कितनी दे रखी है 1 मिलीमीटर, ये आपको गिवन है। मिलीमीटर मतलब 10⁻1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। या तो आप 10⁻³ मीटर लिख दो सिंपल, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 5 इंटू 10⁻² मीटर। समझ में आ गई। आपसे क्या पूछा था इसने, सी पूछा है। अब सी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। सी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस सी इज इक्वल टू दिस और ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मैंने क्यों यूज़ किया है, अरे भाई क्यों यूज़ किया है, क्योंकि प्लेट कैसी दे रखी है सर्कुलर, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है। तो आपको क्या निकाल लोगे, ए इज इक्वल टू पाई, पाई तो आप ऐसा करो 3.14 होती है वैल्यू, आर कितना है 10⁻, नहीं हाँ 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। समझ में आ गई। आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 78.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको बस कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। देयरफॉर सी इज इक्वल टू, क्योंकि सी क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी क्वेश्चन में एरिया या तो डायरेक्ट दे दे या फिर वो स्ट्रक्चर दे दे कोई भी। अब हो सकता है वो सर्कल दे रहा है यहाँ पे, तो आप सर्कल का एरिया रखोगे, अगर वो सिलेंड्रिकल प्लेट कह रहा है तो सिलेंडर का एरिया रखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सर्कुलर ही ज़्यादा आता है, ठीक है। बाकी पता होनी चाहिए आपको सिलेंडर का एरिया, है ना, इन सब के एरिया क्या होते हैं। अगर आपसे कोन आ जाता है शंकु तो उसका आपको एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। कैसा भी दे सकता है वो, क्योंकि कम से कम वो तीन तो पता होने चाहिए। स्फेयर का आ गया, स्फेरिकल प्लेट है, क्योंकि तीन तरीके के कैपेसिटर पड़े हमने, स्फेरिकल और कौन सा रेक्टेंगल और एक सिलेंड्रिकल। तो कम से कम ये तो पता होने चाहिए आपको, और वो एरिया रखो डायरेक्ट आप यहाँ पर, ठीक है, और निकाल लो इजीली, ठीक है। अब चलो ए की वैल्यू कितनी है 78.5 इंटू 10⁻⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट की होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और डी कितना दे रखा है 10⁻⁻3। कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करोगे तो आंसर ये आएगा 69.5 पीको फेरेड। पीको मतलब हो जाएगा आपका 69.5 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। पीको का मतलब मैंने बताया था आपको 10⁻⁻12 होता है। समझ में आ गई बात, तो इतना आपको आना चाहिए, ठीक। चलो अब जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है, अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अपने कंसेप्ट क्लियर है जितने, उतने आपको करने चाहिए, जितने भी ज़्यादा आपकी कोशिश है उतना आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल्स तो अपने आप हो जाएंगे, मैं बार बार बोलती हूँ इस चीज़ को। बाकी फॉर्मूला बेस ज़्यादा आते हैं, कंसेप्ट बेस इतने नहीं आते। तो आप तो ये 2 4 5 न्यूमेरिकल जो दे रखे ना आपके हर टॉपिक के पीछे, वो सब करके जाओ आप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनसे रिलेटेड ही आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि अगर जैसे पिछला जो टॉपिक था हमारा, उसमें तो क्या था, सीधे ही दो रेक्टेंगल प्लेट्स थी, और रेक्टेंगल प्लेट के बीच में क्या था, वैक्यूम था। समझ में आ गई। तो रेक्टेंगल प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, तब तो हमने निकाल लिया कि C इज इक्वल टू कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। लेकिन अब की बार आपका क्या है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम ना हो करके डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले हम इफ़ेक्ट देखेंगे, फिर हम निकालेंगे कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, है ना, और उन दोनों के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कम्प्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले हम इफ़ेक्ट देखेंगे कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में वैक्यूम के बजाय अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो उस केस में क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब बाकी सारे जो पैरामीटर्स होते हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फ़र्क क्या पड़ेगा, फिर हम देखेंगे वोल्टेज पर, फिर हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। बात समझ में आ गई। तो पहले इफेक्ट देखेंगे और ये इफेक्ट से ही आपका क्या निकलेगा, कैपेसिटेंस निकलेगा। समझ में आ गई। तो पहले हम देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने कंसीडर कर ली कि मेरे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब कैपेसिटर की एक प्लेट तो होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, ये लो,
ये हो गई आपकी पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट, और एक प्लेट होती है नेगेटिव चार्ज्ड, पता है आपको, ठीक है। कैपेसिटर में यही तो होती है, आप चाहे इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव ले लो, कोई सेंस नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये है कि हमारा हाथ बैठा हुआ है कि अपन इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लेते हैं, बाकी और कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ कि पहले तो वैक्यूम था, तब तो मैंने इसके बीच में कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अब क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या क्या आते हैं, जैसे हमने पढ़े थे वैक्स यानी कि जो मोम होता है, ठीक है, वो आता है, वो किस में आता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, या फिर कोई पेपर, कागज़ का टुकड़ा या कागज़ से भर दो आप इसको पूरी तरीके से, तो आप देखना चाहते हो कि उससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर या बाकी सारे पैरामीटर्स पर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसके बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक, अच्छा एक बार बताओ, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, होगी कि नहीं होगी, प्लस से माइनस की ओर होती है, तो कैपेसिटर का खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है कैपिटल ई, इस डायरेक्शन में, समझ में आ गया, लेफ्ट टू राइट है। फिर मैंने इसमें क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने से क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो एटम्स हैं वो ऐसे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या है, दो तरीके के पढ़े थे हमने, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, याद है आपको। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या था, उनका खुद का अपना क्या था, डायपोल मोमेंट था, ठीक है, लेकिन वो कैसा था, बिखरा हुआ था, है ना, अलग अलग दिशाओं में, लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो सभी एक ही दिशा में अलाइन हो गए थे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ गया था, आ गया था, ठीक है। लेकिन जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनमें किसी भी पार्टिकल का खुद का डायपोल मोमेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर डायपोल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। डायपोल कैसे क्रिएट हो जाता है, प्लस के पास वाला जो है वो तो हो जाता है नेगेटिव और दूसरा वाला हो जाता है पॉजिटिव, इसी तरीके से प्लस के पास वाला ये है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे इंड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस डायपोल मोमेंट, जो कि प्रेरित हुआ है, पहले नहीं था अब हुआ है। तो हमने एक तरीके से इसके बीच में एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को भर दिया, ठीक है, जिनमें हर पार्टिकल का खुद का डायपोल मोमेंट नहीं था, मतलब नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें प्लस और माइनस एक दूसरे से कोइंसिडेंट होते हैं, सेपरेट नहीं होते, सेपरेट वो कब होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं बाहर से, जबकि पोलर में वो ऑलरेडी सेपरेट होता है, प्लस और माइनस सेपरेट होता है, तो उनका हर एक का खुद का डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से वो एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, मतलब सबका होता तो है डायपोल मोमेंट, लेकिन वो बिखरा हुआ होता है, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो उस केस में वो सब एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं और नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। वो तो है बात पोलर की, लेकिन नॉन पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट ना होकर के एक दूसरे पर कैसे होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के एक के ऊपर एक रहते हैं, लेकिन जब बाहर से फील्ड लगाते हैं तो सेपरेट होते हैं। और सेपरेट कैसे होंगे, पॉजिटिव के पास वाला नेगेटिव, नेगेटिव के पास वाला पॉजिटिव होगा, देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव के पास वाला क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आ गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव के पास वाला ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास वाला ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो ना ऑटोमेटिकली इस पॉजिटिव के पास नेगेटिव आ गया, समझ में आ गए, तो इस तरीके से अपोजिट उससे ये भर जाते हैं, है ना। अब ये नेगेटिव है ना, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बात समझ में आ गई। तो अब देखो होगा क्या, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को ख़त्म कर देगा, इसके बिल्कुल पास होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को ख़त्म कर देगा, इसको 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 इसको, ये सब एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, लेकिन कौन किसको ख़त्म नहीं करेंगे, इधर वाले नेगेटिव बच जाएंगे सारे और इधर वाले पॉजिटिव बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये नेगेटिव इनको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये कैपेसिटर के जो उसकी पोलर है उसको ख़त्म कर दे, मतलब इसके चार्ज को ये ख़त्म नहीं कर सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं होती, ये आपस में एक दूसरे की कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको, ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे की कर देंगे, देखो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को ख़त्म कर देगा, ठीक है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को ख़त्म कर देगा, ये सारे पॉजिटिव ये सारे नेगेटिव को ख़त्म कर देंगे, ऐसे ये सारे पॉजिटिव ये सारे नेगेटिव को ख़त्म कर देंगे, और ये पॉजिटिव सारे ये नेगेटिव को ख़त्म कर देंगे। बात समझ में आई, आप है ना, आपको दिख नहीं रही पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप दोबारा से बना लेना, ठीक है, बड़े बड़े बनाना जिनमें आप पॉजिटिव नेगेटिव दिखा सको।
ठीक है, आप ऐसे बना लेना। इसमें भी ये अंदर ही है, लेकिन ये क्योंकि इसमें दिखेगा नहीं ना, आप इससे बड़े बना भी नहीं सकती, जगह भी तो कम है ना। ठीक है, तो आपको बस चीज़ समझ में आनी चाहिए। कॉपी में तो आप अपने हिसाब से अपनी सहूलियत से कैसे भी बना लेना, पर मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ कि कैपेसिटर के जो पॉजिटिव है उसके जस्ट पास नेगेटिव लेयर बनेगी, और कैपेसिटर का जो नेगेटिव है उसके जस्ट पास पॉजिटिव लेयर बनेगी। उसके बाद जो भी होंगे वो अपने पास वाले के अपोजिट होंगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, नॉन पोलर, तो ये पोलर होगा जब हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो एक तरीके से ये जो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन सारे डायपोल्स के लिए क्या काम कर रहा है, बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आई आपको? इससे पता है क्या होगा, अब देखो हर एक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर वाले हर एक मॉलिक्यूल का वो इस डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ये जो सारे डायपोल्स हैं इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ उसको हम बोलेंगे ईपी। ईपी का मतलब है पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, मतलब पहले वो नॉन पोलर थे, ठीक है, उनमें नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट नहीं थे, लेकिन जैसे ही इनको मैंने कैपेसिटर के बीच में रखा तो कैपेसिटर के पॉजिटिव लेयर के पास इन डाइलेक्ट्रिक्स की नेगेटिव लेयर बन गई, और नेगेटिव लेयर्स के बाद पॉजिटिव बन गई, और बाकी सारे जो है नॉन पोलर वो पोलर हो गए। समझ में आ गई? इसका जो पोलर पॉजिटिव है उसके पास नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, अपोजिट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ पोलर एटम्स की वजह से, मतलब जो अब पोलर हुआ है, इंड्यूस पोलर्स की वजह से जो क्रिएट हुआ या इंड्यूस हुआ, उसको हम बोलते हैं, या तो आप बोलोगे इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या बोलोगे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई? तो कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड रखने से जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो भी पोलराइज्ड हो जाता है। समझ में आ गई बात आपको? लेकिन इन पोलराइज्ड एटम की वजह से जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के कैसे होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो पॉजिटिव है उसके पास हमेशा नेगेटिव इंड्यूस होगा, और जो नेगेटिव है उसके पास हमेशा पॉजिटिव इंड्यूस होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। समझ में आ गई? तो ये चित्र समझना पहले बहुत ज़रूरी है। डायग्राम अगर आपको ठीक से समझ में आ रहा है, कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कल हम इसको पूरे को लिखेंगे और इसको डराइव करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।